इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनाने के दायरे की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हम प्रयास करें कि आप तक वो सब जानकारी पहुंच सके जो जरूरी है समय मौसम पर। आज दिन मंगलवार है और मंगलवार ने हम लावे आपके बीच में फोन इन, और फोन इन का एक विषय है। उस विषय से संबंध आपकी कोई भी समस्या है, उसका समाधान आप सीधे ही हमारे विशेषज्ञ से फोन के माध्यम से कर सकें। तो उस कड़ी में जो आज का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा नोल्फ गन्ने की बिजाई, मुड्डा गन्ने की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर मेहरचंद, जो प्रिंसिपल हैं कृषि महाविद्यालय कोल में, और इससे बातचीत करेंगे रसाला भाई। साथियों से प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें, विषय से हटके कोई भी फोन ना करें। जो हमारा संपर्क सूत्र रहेगा वो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या जो मोबाइल से फोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड आवश्यक होगा। एसटीडी कोड है 01744, यानी आप 01744 221-322 पे फोन करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एक बार फिर कह दें कि आपको विषय से संबंधित ही फोन करने हैं, अन्य फोन नहीं करने हैं। तो चलते हैं स्टूडियो में, करते हैं बातचीत शुरू। कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। आप जाने हैं कि भाई आज दिन है मंगलवार, और इस दिन जो है ना हम कार्यक्रम लेके आए हैं फोन इन, और आज भी जो है ना हम एक अहम विषय को लेकर के बातचीत करेंगे किसान भाइयों के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मेहरचंद, प्रिंसिपल कृषि महाविद्यालय कोल से। आज हम उनसे जानेंगे कि जो नोल्फ गन्ने की बिजाई है और इसके साथ साथ जो मुड्डा गन्ने की देखभाल है वो किस तरह करनी है। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि जानकारी दे रहे हैं कि जो नोल्फ गन्ना है डॉक्टर साहब, उसका कई बातों से हमने जो है ना ध्यान भी रखना है। तो आज हम उनसे बात कर भी लेंगे कि जो गन्ने की जो बिजाई है या इसकी जो मात्रा है, इन सारी बातों का आज हम जो है ना अपने कार्यक्रम किसानवाणी में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि जो नोल्फ गन्ना है उसमें हमने ऐसी कौन कौन सी किस्में लें ताकि जो किसान भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने की पैदावार बढ़ा सकें। रिसाले भाई, इसमें देखिए जब हम किस्मों की बात करते हैं तो हमारे पास हरियाणा में 2 ग्रुप हैं जी। एक आगेती किस्में हैं और एक मध्यम पचेती, जिसको एक अर्ली और मिड लेट ग्रुप 2 बोलते हैं। तो ज़्यादा एरिया हरियाणा में अगेती किस्मों का है, अर्ली ग्रुप का है जी। और हमारे पास अभी देखें तो जब हमारे गन्ने की कोई वैरायटी रिलीज होती है ना, कई ऐसी किस्में हैं जो पूरे उत्तर भारत के लिए मतलब सिफारिश की जाती हैं। तो वो उत्तर भारत के लिए वो किस्में जारी होती हैं। तो उसके लिए हमें देखिए अगेती किस्म की बात करें, आपकी 238 बहुत अच्छी वैरायटी थी और उसमें काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट में काफ़ी वैरायटीज़ अभी यहाँ पर किसानों के लिए उपलब्ध हैं। जैसे अभी बहुत सारा किसान हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है CO 0118 जी, और इसके अलावा CO 15023, COH 160 वैरायटी है, COH 188 अभी रिलीज हुई है, कुछ दिन पहले हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रिलीज की है। और इसके अलावा बहुत सारी और भी वैरायटी हैं जो पूरे जोन के लिए, जो जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये सारे आते हैं, उनके लिए 14201 लखनऊ की एक वैरायटी है, COL के 14201, 15201, और अभी पंजाब की भी एक वैरायटी रिलीज हुई है COPB 95, और एक हमारा सेंटर है यूपी में शाहजहाँपुर में, 3-4 वैरायटी उनकी भी आई हैं। 13235 COS 13235, 17231 और 18231। अभी एक हमारी वैरायटी अभी रिलीज होने वाली है, आइडेंटिफाई हो गया, बहुत अच्छी वैरायटी है COH 191, उसका बीज हम दे रहे हैं किसानों को और जल्द ही वो रिलीज हो जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है वो है मध्यम ग्रुप। मध्यम ग्रुप की भी जब शुगर मिल चलाने के लिए तो हमारे पास वैरायटी का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, सभी तरह की वैरायटी होनी चाहिए, अगेती भी और मध्यम भी। जी बिल्कुल। तो मध्यम में हमारी अभी 2 वैरायटी रिलीज हुई हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो COH 176
और COH 179। और ये 179 जो है ये पूरे नॉर्थ वेस्ट जोन के लिए रिलीज हुई है। और अभी हमारा जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का एक सेंटर है करनाल में, रीजनल सेंटर करनाल में, उनकी भी 2 वैरायटी अभी आई हैं, बहुत अच्छी वैरायटी हैं दोनों, CO 17018 और CO 18032। उनका काफ़ी बीज वो किसानों को दे रहे हैं। और इससे पहले भी अभी पंजाब की 2 वैरायटी रिलीज हुई हैं अभी पिछले दिसंबर में ही, COPB 99 नंबर और COPB 100 नंबर। तो इसके अलावा कुछ वैरायटी जो पहले ही मार्केट में इधर किसानों के पास हैं, CO 5011, 12029, 13035, CO 16023। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी हैं। तो दूसरा ये जो मैंने अभी बताया COH 176 और 179, ये दोनों वैरायटी जब आजकल जो चलन चल रहा है कि भाई हम थोड़ा दूरी पे गन्ना लगाएं, चौड़ाई पे दूरी पे गन्ना लगाएं, उसके लिए ये दोनों वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इनका जो 191, 176 इन और 179, इन सब का बीज हम अपने हमारा जो सेंटर है, अभी कुछ जो बीज है गन्ने का पहले उचानी में मिलता था, अब वो गन्ने का बीज जो कृषि महाविद्यालय कोल है वहीं पर गन्ने का बीज बनाने लगे हैं, तो वहीं से मिलेगा, उचानी से बीज नहीं मिलेगा। अब ये थोड़ा ध्यान रखें किसान। डॉक्टर साहब, जैसे किस्मों का जिक्र किया है, हर एक किस्म की अपने अपने कोई न कोई तो जो कहते हैं ना भाई इसकी ये अच्छी वैरायटी है या अच्छे गुण है। जैसे कि खांड का ही जिक्र करें और जैसे मिठास का जिक्र करते हैं, तो ऐसे कौन सी बढ़िया किस्म है जिसमें ताकि जो किसान भाई हैं अपने खेत में गन्ने का उत्पादन करें और ताकि उनको अच्छा जो है ना पैदावार मिले। और साथ साथ में कई बार देखते हैं ना जो शुगर मिल है अपनी वैरायटी भेजते हैं किसानों के पास, भाई ये लगाएं, इसमें जो है ना ऐसी कौन सी बढ़िया रहेगी किसान भाइयों के लिए, वो भी साथ ही बता दें। हाँ, उसमें ऐसा है कि देखिए हमें दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, शुगर मिल का भी और किसान भाइयों का भी। तो जब भी हम कोई वैरायटी निकालते हैं तो जो ज़्यादातर जो अगेती वैरायटी हैं, और जैसे हमारी COH 191 नंबर अभी आने वाली है, COH 188 आई है और CO 0118, ये किसानों के लिए बहुत अच्छी हैं और शुगर मिल के लिए भी। तो इनका कम्बिनेशन आप मतलब ये सभी शुगर मिल के लिए भी फ़ायदेमंद है और किसानों के लिए खूब फ़ायदेमंद है। तो जैसे मध्यम जो वैरायटी होती हैं, मध्यम वैरायटी, वो दोनों के लिए ही अच्छी रहती हैं। तो ये सारी वैरायटी पूरी तरह टेस्टिंग करके जब ये दोनों के लिए सूट हों, जितनी भी मैंने बताई हैं, एक तो वैरायटी कोई हो सकती है कोई जिसमें चीनी ज़्यादा होती है, कई बार पैदावार कम रहती है, तो वो उनको हम ज़्यादा सिफारिश नहीं करते। जी डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं किसान भाई जिक्र भी करते रहते हैं, आम बात भी है ये कि जो आजकल देखने में आया कि जो गन्ना है ना उसकी जो जुमाव है वो आजकल कम हो रहा है। इसका कोई कारण है जिससे कि जो गन्ने का जुमाव जो है ना अधिक भी हो सके आजकल? हाँ जी, देखिए गन्ने का जुमाव 2 चीज़ों पर निर्भर करता है कि एक तो गन्ने के अंदर नमी और एक जमीन के अंदर नमी। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, कई बार ना 72 में गन्ना बोते हैं, तो और मार्च के महीने में अप्रैल, और अभी गर्मी पड़ने लगी थोड़ी, जैसे मार्च के महीने में पूरी पड़ती है और लोग 72 पानी दे के जो 72 आएगा गन्ने की बिजाई करते हैं। और गन्ने के जमाव के लिए 40 दिन चाहिए, 35 से लेकर 40 दिन तक। तो इतने अगर वो उसके अंदर नमी बहुत कम होती है, तो हमने इसका ध्यान विशेषकर ऐसी कोई विधि हमने लेनी है, मैं 2-4 विधि बताऊंगा, तो उसके हिसाब से कि ताकि 30 दिन तक कम से कम गन्ने पे पानी की कमी ना हो और वो लगातार अच्छे से निकलता रहे, कोई समस्या ना आए। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि गन्ने का जमाव 2 चीज़ों पर निर्भर करता है कि गन्ने के अंदर नमी। तो एक तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर अभी जो मैं बताऊंगा कि एक तो आपने जो ऊपर का गन्ना हमेशा बीज के लिए यूज करें। उसमें देखो बीज के लिए वही गन्ना लेना चाहिए जिसके अंदर चीनी कम हो। जिसके अंदर चीनी ज़्यादा है हिस्से में या गन्ने में, पूरे गन्ने में, वो बीज के लिए नहीं लेना चाहिए, उसका जमाव हमेशा कम होता है। तो अब ये शुगर मिल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का गन्ना आप बीज के लिए यूज करें, नीचे का गन्ना शुगर मिल में भेज दीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो गन्ना आपने अभी पिछले साल गेहूं कटने के बाद बोया था, तो उसका बीज लें। जो जितना गन्ना कच्चा होगा, कम अवधि का होगा, उतना उसका जमाव होगा, क्योंकि उसके अंदर चीनी कम होती है। तो ये बड़ा ध्यान करना है कि, और एक और कर सकते हैं, अभी जिसने भी गन्ना कहीं से काट के लेके आना है, तो उसमें काटने से 8-10 दिन पहले, बीज को काटने से पहले 8-10 दिन पहले उसमें एक पानी जरूर लगा दें, ताकि उसके अंदर नमी बनी रहे, चीनी कम हो जाए। और यही हमारा मकसद है कि गन्ने के अंदर हमने नमी कैसे बढ़ानी है। दूसरा, गोला पत्ती समेत ही बीज को ट्रांसपोर्ट करें। कई बार कई किसान लालच कर जाते हैं भाई ज़्यादा बीज लाना, तो गोला पत्ती समेत वहीं छील छाल के एक आधे बार कोई कर देता है। और थोड़ा ध्यान करें, बल्कि जितनी पत्ती बीच में डालोगे, क्योंकि काफ़ी दूर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है कई बार किसानों को, तो और कहीं पर कोई सड़क
सड़क वैसी आ गई, कोई दूसरी सड़क बनी हुई होती है सीमेंट वाली, या वैसी होती हैं ऊंची नीची, तो झटके लगते हैं। जैसे ही ट्राली में झटके लगेंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। जी बिल्कुल। तो ये कोशिश रखनी है कि साथ में कोई पराली या कुछ जितनी भी इसकी पत्ती हैं वो साथ में डालें ट्रांसपोर्ट, और काटने के बाद ज़रूर कुछ आप जितना हो सके 4 घंटे 5 घंटे उसको पानी में ज़रूर डुबो कर रखें बीज को। और एक इसका जो काटने के बाद और गोला पत्ती समेत, और आधा एक जो तरीका है कि 2 आंख की पोरी या 3 आंख की पोरी ही बीज के लिए यूज करें। इसमें क्या होता है कि अगर आपका ट्रीटमेंट भी सही हो जाएगा। हमने देखा कि बहुत सारे किसान हैं कि गन्ने का पूरा गन्ना खेत में करके 2 टुकड़े कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो उसमें एक गन्ने में एक प्रक्रिया है कि ऊपर की आंखें नीचे वाली आंखों पे प्रेशर मार के रखती है, जामने नहीं देती। जी। दूसरा ये करना आपने कि कोशिश करो कि 2 टुकड़े 3 टुकड़े इससे ऊपर मत जाना, क्योंकि उसमें उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं होता। तो आपने अगर अच्छा जमाव लेना है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है, और एक बीज का उपचार जरूर करना है। जो कार्बेंडाजिम दवाई है जो बेविस्टिन के नाम से मिलती है, तो वो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, 2 ग्राम पर लीटर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम घोल के और आधा घंटा तक उनको भिगोने हैं। तो ये ज़्यादातर जो बीज जनित बीमारियां हैं उनको ये पूरी तरह कंट्रोल करेगी। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो ये बीज को भिगोएंगे तो गन्ने के अंदर, जो हम बता रहे थे कि गन्ने के अंदर नमी, वो आराम से मतलब आपकी बनी रहेगी। दूसरी जो बात मैंने बताई कि ज़मीन के अंदर नमी, तो हमने जो भाई 72 में गन्ना बोते हैं उनको दिक्कत होती है कि उनका जमाव कभी आज हो रहा है किसी लाइन में, किसी में कल हो रहा है, किसी में अभी निकल रहा है, कभी वो 30 दिन की बजाय बाद में निकला है, किसी में दीमक आ रही है, किसी में कंसू आ रहा है। वो क्या होता है, जब ज़मीन के अंदर नमी कम हो, बीज आपका उच्च क्वालिटी का ना हो, तो दीमक ज़्यादा लगती है, जमाव कम होता है। तो इसमें क्या करना है, हमने एक तरीका बताया कि आप सूखे में खुड निकालो, खुडों में खाद डालो, यूरिया DAP MOP जो भी डालना है वो डालने के बाद जैसे आप पोरियां डालेंगे, पोरियां डाल के हल्की हल्की मिट्टी इसके ऊपर डालें और हल्का पानी लगाएं, जैसे हम आलू में लगाते हैं कि आधा सूखा, आधा खुड सूखा रहे, आधा गीला रहे। जी बिल्कुल। और 4-5 दिन बाद, 5 दिन बाद जैसे खेत बत्तर आएगा फिर उस पर सुहागा मार दो, सारी नमी नीचे दब जाएगी और वो नमी इतनी पर्याप्त है कि वो पूरा 30 दिन का आपका पूरा काम चलाएगी। और इस विधि के 3 फायदे होंगे। इस विधि को हम इस विधि के हमारे 3 फायदे होंगे कि एक तो जमाव जल्दी आएगा और ज़्यादा आएगा और बराबर आएगा। जी बिल्कुल। तो ये हमें करना है कि तो उसमें आप एक दूसरा कुछ किसान ऐसे भी कर सकते हैं जिनकी ज़मीन हल्की ज़मीनें हैं, जिनकी भारी ज़मीनें, वो ना करें इसको कि जैसे पूरा सूखे में गन्ना बो दिया और ऊपर से पानी छोड़ दिया और सुहागा मारने, सूखे में सुहागा मार दो, ऊपर से हल्का पानी छोड़ दो और जैसे ही बत्तर आए तो उस पर 0 पे हरो करके और बाद में कुछ दिन बाद उस पर 0 पे हरो घुमा दो। जिनकी ज़मीन सख्त हो जाती है वो इस काम को ना करें, वो सूखे में ही मतलब सूखे में खुड निकाल के और फिर हल्का पानी दे के और फिर 4-5 दिन बाद सुहागा मारें। तो ऐसे 2 तरीक़ों से कि गन्ने के अंदर नमी अच्छी हो जाए, ज़मीन के अंदर नमी अच्छी हो जाए, तब आप मान के चलिए। क्योंकि अभी जो एवरेज किसानों की है बीज के जो जमाव की, वो 40% की ही जमाव है। आप देखिए कि 450 रुपये, 470-80 रुपये या कहीं 500 रुपये तक बीज मिलता है प्रति क्विंटल और 30 क्विंटल 35 क्विंटल बीज लगता है। तो और उसका हमारे पास देखिए तो 14-15 हज़ार रुपये का बीज ही लग गया और उसका हमें 40% हिस्सा मिल रहा है और 60% पैसा हमारा बेकार जा रहा है। तो इसको हमेशा किसान को जमाव पे जरूर ध्यान करना है ताकि आपका ये पैसा जो यहाँ खराब हो रहा है वो खराब ना हो और आपको उसकी अच्छा जो उसका जमाव मिले। डॉक्टर साहब, जमाव के जिक्र के साथ साथ कई बार देखते हैं कि भाई 1 एकड़ में किसान बार सोचता है कि मैं 1 एकड़ में कितना बीज लूँ ताकि मेरा जो है जमाव भी अच्छा हो और पैदावार भी अच्छा हो। तो थोड़ी सी जानकारी ये दें कि जो बीज की मात्रा किसान भाई वो प्रति एकड़ कितनी ले। देखिए अभी हमारे कई किसान हैं कि कोई लगा रहा है 2.5 फुट पे, कोई 2 फुट पे, कोई 3 फुट पे, कोई 4 फुट पे। 4 फुट तक भी हमारी पैदावार में कोई कमी नहीं है। हमने बहुत सारे ट्रायल किए हैं। और अगर आपने मशीनीकरण करना है, कुछ और करना है, अंतः फसलीकरण करना है, कोई भी करना है तो 4 फुट पे गन्ना बोइए। 4 फुट पे अगर मैं उसकी बताऊं, अगर 2.5 फुट पे गन्ना बोते हैं तो 30 से लेके ये और 32 क्विंटल के बीच में गन्ना लगेगा। जैसे जैसे आप लाइनें बढ़ाते चले जाएंगे आपका ये गन्ना घटता चला जाएगा। तो मेरा किसानों से अनुरोध है कि आप
कम से कम 3 फुट से ऊपर ही गन्ना बोएं, 3 फुट और 4 फुट के बीच में गन्ना बोएं, ताकि क्योंकि गन्ना किसान को 1 साल बाद पैसा मिलता है और बीच में अपनी पारिवारिक ज़रूरतों के लिए उसको अगर वो 2.5 फुट पे गन्ना बोएगा, उससे कम बोएगा तो अंतः फसल लगाएगा तो बड़ी उसको दिक्कत होगी। जी बिल्कुल। हम उसको वो चलेगी नहीं, ढंग से चलेगा नहीं, दिक्कत होगी और ऑपरेशन करने में दिक्कत होगी। दूसरा हमारा एक मकसद और है कि मशीनीकरण होना चाहिए। जब जो गन्ने को काटने के लिए जो मशीनें आई हैं, अभी बहुत सारी मशीनें हैं, कई शुगर मिल के पास हैं, हरियाणा में भी उसका ट्रायल हुआ है कई बार, तो उसको चलने के लिए बीच में 2 लाइनों के बीच में 120 सेंटीमीटर 4 फुट के करीब हमें स्पेस चाहिए। तो उसको चलाने के लिए दूसरा कोई अंतः फसल लेनी है उसके लिए, तो इसके लिए तो ये बीज डिपेंड करेगा कि एक विधि है हमारी जिसमें हम एक आंख लगा के कहीं कैरी में और उनको उगा लेते हैं, पनीरी तैयार कर लेते हैं गन्ने की, उसमें 8 क्विंटल ही बीज लगता है 1 एकड़ में। तो ये फिक्स नहीं है कि किसमें क्या लगेगा, जैसा विधि आप अपनाओगे। एक गड्ढा विधि सुना होगा आपने, गड्ढा विधि होती है काफ़ी सारी, रिंग पिट बोलते हैं जिसको, तो उसमें 50 क्विंटल 55 क्विंटल बीज लगता है अगर हम आंख से लगाते हैं। तो ये उससे उस पर निर्भर करेगा कि कौन सी हम तरीका अपना रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने जिक्र किया, किस्मों का जिक्र किया, बीज की मात्रा का जिक्र किया, पर ये तो थोड़ी सी जानकारी दें कि भाई उपयुक्त समय क्या रहेगा। हाँ, देखिए अभी ये गन्ना अभी साल में 3 बार बोया जाता है। अभी जो बसंतकालीन गन्ना है उसका बिल्कुल सही टाइम स्टार्ट हो गया अभी 4-5 दिन पहले, और ये 30 मार्च तक चलेगा। जी बिल्कुल मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, जिनके पास खेत खाली हैं, जिनके कुछ के आलू से हुए हैं, किसी के अभी सरसों काट ली है, कई लोगों ने देखा हमने जो अर्ली वेराइटी लगा रखी हैं, और भी किसी भी कारण जिनके खेत खाली हुए हैं, तो जितना जल्दी हो गन्ने की बिजाई करें। जितना जल्दी बोएंगे उतनी जल्दी जमाव होगा, उतनी ज़्यादा जल्दी फुटाव होगा और फूट उसमें से निकलेगी और हाइट लेगा। तो सबसे बेस्ट अभी चल रहा है। कुछ किसान गेहूं काटने के बाद भी गन्ना लगाते हैं, तो उनके लिए 20 अप्रैल से लेके और 10 मई तक का हमारा टाइम है कि उसके दौरान, क्योंकि उससे पहले खेत खाली होंगे नहीं, 15 अप्रैल के आसपास तो गेहूं कटेगी। जी बिल्कुल। तो उसके बाद ही वो खेत खाली होगा। डॉक्टर साहब, हाँ जी, बिजाई का समय का भी जिक्र किया, और इसके साथ साथ कई बार देखते हैं किसान भाई कि हमने जो है ना गन्ने के साथ साथ दूसरी फसलें लेनी है, सब्जी की है या और कोई वृक्ष लगाने हैं, ऐसी अंतः फसलें के लिए जो है ना वो क्या कर सकते हैं? हाँ, कौन सी अंतः फसलें लें? इसमें ऐसा है कि देखिए, कभी भी मैं तो कई बार कहता हूँ कि गन्ना कभी अकेला नहीं लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। और क्योंकि 1 साल की फसल है, गन्ना किसान को अपना परिवार चलाने के लिए बीच बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उसमें आप देखेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी अंतः फसलें जो हमने लगाई हैं किसानों के लिए, और हमने सिफारिश भी की है। तो उसमें सबसे अगर आप देखें कि एक तो ये ध्यान करना है कि 3 फुट कम से कम बीच में एक लाइन से लेके गन्ने की दूसरी लाइन के बीच में 3 फुट का गैप होना जरूरी है, फासला चाहिए। 4 फुट का हो जाए और भी अच्छा है। जी बिल्कुल। अभी ये एक विधि आ रही है ट्रेंच प्लांटिंग, जिसमें 2 लाइनें 1 फुट में नीचे बोते हैं, ऊपर बेड बनता है, बेड के ऊपर अंतः फसल ले लेते हैं। जी। जैसे इसमें हमने जो सबसे अच्छी चीज़ पाई है कि अभी किसान, जैसे हमारे देश में दालों की काफ़ी जरूरत भी है और कई बार कमी भी रहती है, तो उसके लिए देखते हैं कि जो दालों की कीमतें है ना, हाँ जी, काफी बढ़ चुकी है। पहले की बजाय जो है ना, जी, किसान भाई सोचता है कि दालों की तरफ की जाने की बजाय जो है ना गेहूं, धान, जी वसीन की तरफ ज्यादा रुझान बढ़ा रहा है। इनकी ज़्यादा। तो ये जो बीच में बेड बनेगा, हमेशा बेड प्लांटिंग पे बिजाई करनी है। एक मेरा किसानों से अनुरोध है कि कभी भी अंतः फसल लगाएं, बेड के ऊपर लगाएं। जैसे सबसे अच्छी रहेंगी मूंग और उड़द। अभी जो उनका टाइम है 10 मार्च के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। 10 मार्च से आप मूंग और उड़द की बिजाई शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी बेल वाली फसलें हैं, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, ये सारी की सारी जो हमारी यमुना बेल्ट है, यमुना के साथ लगता हुआ इलाका है, वो सारे जो किसान हैं, गन्ना किसान, वो सारे के सारे यही उगाते हैं। इसके अलावा एक और देखा हमने, भिंडी बहुत अच्छी चलती है। भिंडी का बहुत अच्छा, मगर इसमें एक थोड़ी सावधानी ये करनी है, जब भी आप अंतः फसलीकरण करें, जो भी अंतः फसल आप ले रहे हैं उसकी जो वैरायटी होगी वो वैरायटी सीधी बढ़ने वाली हो। जी बिल्कुल। और उसका मतलब उसकी छाया ना हो कि गन्ने को नुकसान कर दे। तो ऐसी वैरायटी बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और एक जो वैरायटी जल्दी पक जाए और ताकि हमारा खेत जल्दी हो जाए, और जैसे भी हमारे खेत में गन्ने में जो फुटाव होना है कि वो आराम से अपना स्टार्ट हो जाए। तो दूसरा, दोनों फसलों की खाद अलग अलग देनी है। जी। जो भी फसल आपने ली है
वो उस फसल का, जैसे कोई मूंग ली, उड़द लिया, कुछ भी लिया, तो उसकी खाद तो आपने बेड के अंदर डाल देनी है। जिनके पास बेड प्लांटर है तो बेड प्लांटर अपने आप डाल देगा, बिजाई भी कर देगा बेड के ऊपर ही। बहुत सारी मशीन है अभी जो बीज वाली फसलों की अपने आप बिजाई कर देते हैं, और जो नीचे खूड बनेगा उस खूड में आप गन्ना बो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ध्यान करना है कि दोनों का खाद और गन्ने का जो खाद है केवल खुडों में डालना, अपने ऊपर नहीं डालना कहीं पर भी, तो खुडों के अंदर ही डालना है उसको, और ये उसमें ध्यान करना है। और एक और ध्यान जो करना है, जब तक अंतः फसल आपके खेत में खड़ी है उसमें खाद और पानी या कोई और चीज़ जो भी करनी है अंतः फसल को ध्यान में करके करनी है। जब अंतः फसल कट जाएगी फिर गन्ने के हिसाब से करनी है। डॉक्टर साहब, जिक्र किया हमने कि जो अंतः फसलें है, पर जो है ना देखते हैं किसान भाई, जो खेत है ना उसमें कई बार ये नजर आता है कि उसमें खरपतवार की मात्रा ज़्यादा नजर आती है, खरपतवार पैदा हो जाते हैं। उसके लिए किसान भाई क्या क्या सावधानी बरते, कैसे उन पर नियंत्रण पाए? जी, इसमें ऐसा है कि देखिए गन्ना 1 साल की फसल है, पूरा साल खुदी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आपने ये ध्यान करिए कि देखिए कई 3-4 तरह का गन्ना है आपके पास। एक तो फरवरी मार्च में गन्ना बोया जिसको बसंतकालीन बोलते हैं, एक गेहूं कटने के बाद गन्ना, और एक आपके पास मोडी फसल है जिसको पेड़ी फसल बोलते हैं। तो इसमें एक ध्यान करना है कि अगर आपकी पेड़ी फसल है तो शुरू के 3 महीने आपने खरपतवार से मुक्त रखनी है, ठीक है। खरपतवार से मुक्त रखनी है 3 महीने शुरू के, चाहे आप दवाई डालो, खुदी करो, कुछ भी करो। दूसरा, अगर बसंतकालीन गन्ना है, बसंतकालीन में शुरू के 4 महीने, उसके बाद कोई खरपतवार आता है तो आपको नुकसान नहीं करेगा वो। अभी जो बात मैंने बताया कि अगर पूरा साल करने की ज़रूरत नहीं है, खुदी करने की या गुड़ाई करने की या दवाइयाँ पूरा साल डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल अगर आपने बसंतकालीन गन्ना लगाया फरवरी मार्च में तो शुरू के 120 दिन मतलब 4 महीने तक आप खरपतवार से मुक्त रखिए, कुछ भी कोई भी करिए, दवाई डालिए, कुछ करिए। अगर मोडी फसल है तो मोडी फसल में 90 दिन है। गेहूं कटने के बाद जो गन्ना हम लगाते हैं जिसको लेट बिजाई, पछिती बिजाई बोलते हैं, उसमें शुरू के 60 दिन हैं, 2 महीने। तो बस ये पीरियड आपका खरपतवार से मुक्त रहना चाहिए। इसके लिए अगर आप कोई वैसे वो करना चाहता है कि दवाई डालना चाहता है तो इसके लिए हमारे पास 3-4 दवाइयाँ हैं जो गन्ने के खरपतवार को अच्छे से इसको कंट्रोल रखेंगी। एक मैं जैसे नई दवाइयों के बारे में पहले बता देता हूँ कि एक दवाई है जो अथॉरिटी के नाम से आती है, ये एक कंपनी है FMC उसका, तो अथॉरिटी के नाम से आती है 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। दूसरी एक और है अथॉरिटी NXT, वो 1 kg डलती है, 1 किलो डलेगी। एक दवाई और है सेम्प्रा। देखो गन्ने में एक दिक्कत, स्पेशल दिक्कत है कि इसके अंदर मोथा घास होता है, जिसको हम मोथा बोलते हैं, डिल्ला बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा आता है। तो उसको केवल यही दवाइयाँ, 3 दवाइयाँ यही काबू करेंगी। और जिन किसान भाइयों के मोथा डिल्ला नहीं है, संकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती खरपतवार है, तो वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर अगर आप एट्राजीन एक दवाई है उसका आप 600 मतलब 1 किलो 600 ग्राम अगर आप डालते हैं तो बिजाई के तुरंत बाद डाल सकते हैं। मगर हमने देखा कि बिजाई के तुरंत बाद कई बार नमी की कमी होती है, तो उसको डालने का सही तरीका ये है कि जैसे आप पहला पानी लगाते हैं 35-40 दिन पे, और पहले 35-40 के बाद आप उसमें गुड़ाई कर दो, खुदी कर दो, बिल्कुल खरपतवार मुक्त हो गया खेत। उसके बाद जब हम दूसरा पानी लगाएंगे 8-10 दिन बाद, और फिर खड़ी फसल में आपका जमाव हो गया, खड़ी फसल है, और जब फिर खड़ी फसल में 1 किलो 600 ग्राम ये जो दवाई है ट्राजिन, इसको आप खड़ी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। ज़मीन पे करेंगे तो ये सभी तरह के जो वीड खरपतवार हैं उनको ये मतलब कंट्रोल करके रखेगी। एक ध्यान करना बस इसमें, जब आप अंतः फसलीकरण करें तब आपने ये दवाइयाँ नहीं डालनी जो मैंने बताई, चाहे एट्राजीन है, अथॉरिटी NXT है, सेम्प्रा है। जब अगर आपने अंतः फसलीकरण करना है, कोई और फसल साथ में लगा रहे हैं, तो दोनों फसल बोने के बाद एक दवाई आती है पेंडिमेथिलीन, जिसको हम पीली दवाई भी बोलते हैं, तो उसका 1 लीटर का स्प्रे करना है बिजाई के तुरंत बाद, तब ठीक रहेगा। उसके अलावा कोई और दवाई बाद में नहीं डालनी, वरना या तो आपकी अंतः फसल को ख़त्म कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे अंत में कि आप ऐसी और कौन से बातें हैं जिनका किसान भाई गन्ना फसल के जो उत्पादन है और उसकी जो फसल है, और कोई खास विशेष बात
क्या जानकारी देना चाहेंगे? हाँ देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि मोडी फसल 50% एरिया में है, मोडी पेड़ी फसल, उसका जरूर ध्यान करना है। उसमें 4 काम करने हैं। एक तो ज़मीन के साथ जब आप काटेंगे ज़मीन के साथ मिला के कटाई करनी, और उसमें खाद ज़्यादा डालना है यूरिया का, और कहीं गैप फिलिंग है तो गैप उसके पूरे भरो। और एक इसमें काली कीड़ी का प्रकोप ज़्यादा आता है, उसका इंतजाम करें, तो उसको कंट्रोल जरूर रखें। डॉक्टर मेहरचंद जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं, गन्ना उत्पादक भाई हैं, उनको जानकारी दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम लैब के बीच में फोन इन का विषय था नोल्फ गन्ने की बिजाई व मुड़े गन्ने की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर महेशचंद्र, प्रिंसिपल कृषि महाविद्यालय कोल से। उनसे बातचीत कर रहे थे साला भाई। इसके गल्ला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी और रिसाले भाई की राम राम।